तो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सभी भाई। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो भी बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें ये सोच रहे होंगे कि मुझे अपना मास्टर्स करना है। अब बात आती है, अगर आपको मास्टर्स करना है, एमएससी करना है, तो आप किस किस सब्जेक्ट में कर सकते हो और कौन कौन से आपके पास ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन आपके पास रहता है दैट इज आईसीआर जेआरएफ। इसको आईसीआर AIEE भी आप एग्जामिनेशन बोल देते हो, आईसीआर का एग्जामिनेशन। अब आईसीआर एग्जामिनेशन आप जब भी देते हो तो बहुत सारे डोमेन में होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसे डोमेन में अपना पीजी करना जो कि सबसे ज्यादा जिसमें स्कोप हो और बहुत सारी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर पाओ, तो उसके लिए रहता है आपका एग्रोनॉमी सब्जेक्ट। एग्रोनॉमी के थ्रू आप एमएससी अपनी कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट ऑल अबाउट आईसीआर जेआरएफ पीजी के बारे में। इसमें मैं सिलेबस बताने वाला हूं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कब होता है और आपका यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक हिसाब से क्या आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, वो सारी बातें आपके साथ मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं आईसीआर एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो, आईसीआर इस एग्जामिनेशन को आप AIEE एग्जामिनेशन बोल देते हो, ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जामिनेशन आप बोलते हो। पीजी के लिए आप देते हो, यहाँ पे अगर आपको एमएससी करनी है तो उसके लिए एग्जामिनेशन देते हो, जो कि कंडक्ट कराया जाता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। और 89 जो आपकी इंडिया में सिटीज है, यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के सेंटर रहते हैं, यहाँ पे आप इस एग्जामिनेशन को बकायदा दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जब भी आप आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन देते हो तो उसमें जितनी भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि हम बात करें एग्रीकल्चर की, टोटल आपकी 74 यूनिवर्सिटी देखने को मिलती हैं। अब 74 यूनिवर्सिटी की अगर यहाँ पे देखें तो 74 यूनिवर्सिटीज में हमारे पास कुछ तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, कुछ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इन स्टेट यूनिवर्सिटी की 25% सीटें भरी जाती हैं बाय द आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन के थ्रू। और जितनी भी आपकी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टोटल 100% सीटें भरी जाती हैं आपकी आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू। यानी कि मान चलो आपकी जो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपकी IERI, IBRI, NDRI, CIFE और रानी लक्ष्मीबाई झांसी में जो की है ये, और आपकी RPCU, ये आपकी टोटल 100% यहाँ पे सीटें जो हैं ये आपकी भरी जाती हैं आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन, जो कि आईसीआर एग्जामिनेशन होता है इसके थ्रू। और 25% जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहां की 25% सीटें भरी जाएंगी आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की 100% सीटों में पार्टिसिपेट कर सकते हो एक इस एग्जामिनेशन को देखिए। और 25% सीटें आपके पास ऐसी फिक्स रहती हैं जो आप अपने स्टेट में भी वहां पे एग्जामिनेशन देके ये ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है इस एग्जामिनेशन को देने का, वो रहता है आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, यानी कि यहाँ पे आपको स्कॉलर भी अच्छी खासी मिलती है। मान चलो कोई भी स्टूडेंट एक एक्स स्टूडेंट है जो कि आपका आईसीआर एग्जामिनेशन देता है, तो उसके पास ये चांस रहता है 2 स्कॉलरशिप अवेल करने का, यानी कि 2 फेलोशिप वो पा सकता है। अगर ये एक्स स्टूडेंट टॉप रैंक लेके आता है और टॉप रैंक लेके आता है तो फिर इसको मिलती है आईसीआर की फेलोशिप। इसको आईसीआर फेलोशिप के नाम से बोलते हैं। और ये आईसीआर फेलोशिप आप मास्टर्स करने के साथ, यानी कि एमएससी करने के साथ, हर महीने आपको 12,640 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं, बशर्ते आपकी टॉप रैंक आनी चाहिए इस एग्जामिनेशन में, है ना। किसी भी डोमेन के थ्रू दे रहे हो, जैसे मान चलो आप एक एग्जाम्पल मानते हैं एग्रोनॉमी में आपने दिया, एग्रोनॉमी में अगर आप दे रहे हो तो टॉप 100 में अगर आपकी रैंक है या 100 के अंतर्गत आते हो, जितनी भी आपकी जो आईसीआर जेआरएफ जो पीजी आपका फेलोशिप सीट है, अब मान के चलो यहाँ पे हम 100 मान लेते हैं, एक है, ठीक है, 100 सीट्स हैं, 1000 बच्चों ने अगर ये पेपर दिया तो अगर आपकी रैंक टॉप 100 में आती है तो फिर आपको 12,640 रुपए पर मंथ मिलेंगे। फिर बात आती है सर 900 लोग बच गए, अब 900 स्टूडेंट को क्या भी कोई स्कॉलरशिप मिलेगी? तो इनके लिए स्कॉलरशिप रहती है आपकी एनटीए की स्कॉलरशिप। एनटीए स्कॉलरशिप में बेसिकली क्या होता है, मान चलो ये जो एक्स पर्सन थे ये राजस्थान के रहने वाले थे और इन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया, इनकी रैंक आ गई आपकी मान चलते हैं 200, तो अब इनके पास चांस है कि ये क्या करें, ये किसी भी स्टेट, अदर स्टेट में, राजस्थान में नहीं, ये मान चलें यूपी में एडमिशन ले लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे इनको मिलेगा एनटीए का स्कॉलरशिप। एनटीए का जो स्कॉलरशिप है ये इनको मिलता है 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, बशर्ते शर्त यही है कि इनको अपने स्टेट में एडमिशन नहीं लेना होगा, इनको अदर स्टेट में यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। और एक और यहाँ पे स्पेशल आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि आपको अगर IRI में अगर आप एडमिशन लेते हो, आईसीआर जो आपका है आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू IRI में, तो वहां पे 7,000 रुपए आपको और स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और स्कॉलरशिप है, मान चलो आपने आईसीआर एग्जामिनेशन दिया और अपने स्टेट में ही एडमिशन ले लिया, तो उस केस में आपकी
मान चलते हैं यूपी में एक ऐसा केस हो गया कि यूपी में ही आपकी यूपी से हो और आपने यूपी में एडमिशन ले लिया, तो यूपी गवर्नमेंट की जो आपकी यूपी स्कॉलरशिप है वो आप अभी यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया ट्राई यही करिए कि आपको जो स्कॉलरशिप है अच्छी रैंक के साथ लाएं और आपको आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप, आईसीआर फेलोशिप 12,640 रुपए पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करके आप इस फेलोशिप का लाभ उठा सकते हो। फिर बात आती है एलिजिबिलिटी, सर यहाँ पे क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें, जैसे कोई एक स्टूडेंट है जिसने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करके रखा है, तो वो आपका एग्रोनॉमी के थ्रू आगे बढ़ सकता है। आप अपना पीजी जो है एग्रोनॉमी के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास स्कोप है, उनमें आप कर सकते हो अपना पीजी। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें 4 साल की आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पे होनी चाहिए एग्रीकल्चर से। इसके अलावा आपका जो ओसीपीए है, आपका जो ओजीपीए है, ये आपका 6.60 होना ही चाहिए। आपकी जब आप बैचलर कर रहे थे तो 6.60 आपका ओजीपीए ओसीपीए आपका होना चाहिए, और ये सभी के लिए बाकायदा लागू होता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, और सभी के लिए लागू होता है। इसके अलावा एज की बात करें तो लगभग 18 साल से ऊपर या कह सकते हैं या 19 साल से नीचे के आप नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिकली होते भी नहीं है, मोस्ट कुछ रेयर केस में ऐसा होता है 19 साल से ज्यादा के आप होते हो तो बाकायदा इसको आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 19 साल के आप होने चाहिए। आपका ओसीपी जो आपका बीएससी में है 6.60 से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा 60% आपके जो नंबर है वो होने चाहिए, अगर आप परसेंट में कैलकुलेट करते हो। ये सभी के लिए लागू करता है। 50% उनके लिए होना चाहिए जो कि आपके एससी एसटी और थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिव्यांगजन जो भाई हैं वो ऐसे बिलोंग करते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में बेसिकली चाहे आपने एग्रीकल्चर करके रखा हो, चाहे हॉर्टिकल्चर करके रखा हो, चाहे आपका बीटेक करके रखा हो, है ना, या आपने फॉरेस्ट्री करके रखा हो, सभी लोग आईसीआर एग्जामिनेशन जो है दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी में अगर आपको आपका एमएससी जो है, एमएससी इन एग्रोनॉमी अगर आपको करना है तो उस केस में सिनेरियो आपका फंसेगा। अब आपकी जो बीएससी हुई होगी ये आपकी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हुई हो, बीएससी अगर आपने एग्रीकल्चर करके रखा है तभी आप एग्रोनॉमी में आ सकते हो, एग्रोनॉमी डोमेन तभी ले सकते हो। नहीं तो आपके पास अगर हॉर्टिकल्चर से तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप सॉइल ले सकते हो, आप हॉर्टिकल्चर में फ्रूट, वेजिटेबल, है ना, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, इनको आप इनमें मास्टर्स कर सकते हो, एग्रोनॉमी में नहीं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, आपकी जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है ये आपकी हुई हो एग्रीकल्चर में तभी आप एग्रोनॉमी के लिए यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा। इसके अलावा बात आती है जैसे कि मान लो सर मुझे एग्रोनॉमी में ही करना है, सर मैं एग्रोनॉमी ही मास्टर्स करना चाहता हूं, एमएससी एग्रोनॉमी में, तो मैंने आपको बोला कि आपकी जो बीएससी है ये आपकी बीएससी एजी हुई हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपका हुआ हो, तभी आप एग्रोनॉमी डोमेन के लिए आप आगे बढ़ोगे। यानी कि तभी आपको इसी केस में आपको एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है ये देखने को मिलेगा। और कुछ आपने करके रखा तो एग्रोनॉमी नहीं ले पाओगे, और बहुत सारे आपकी ब्रांचेस हैं वो आप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर बात आती है सर एग्जामिनेशन का मोड क्या रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पैटर्न क्या रहता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें इस एग्जाम के पैटर्न की, तो ये एग्जामिनेशन आपका टोटली सीबीटी मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट रहता है ना। आपको कोई सेंटर अलॉट होता है, वहां पे आप जाते हो एग्जामिनेशन और वहां पे कंप्यूटर मिलता है, कंप्यूटर पे आप बकायदा इस एग्जामिनेशन को देते हो। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और जो कि आपका 180 मार्क्स का होता है। 180 मार्क्स आपको मिलते हैं इस एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन करने के लिए अधिकतम, और 2 घंटा का यहाँ पे टाइम जो है वो आपको अलॉट किया जाता है। क्वेश्चन जो है आपके और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। मल्टीपल चॉइस में आपके जो कह सकते हैं एक क्वेश्चन उसका ऑप्शन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो लैंग्वेज आपकी रहती है पूरी तरीके से इंग्लिश रहती है, इसमें हिंदी लैंग्वेज का यूज नहीं होता है। वो आपके पास एक ऑप्शन जरूर वहां पे मिल जाता है कि आप लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने क्योंकि आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है तो मोस्टली आपके लिए लैंग्वेज जो प्रेफरेबल होती है वो आपकी इंग्लिश ही यहाँ पे रहती है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग की बात करें, ये 1/4 की निगेटिव मार्किंग मिलती है। एक अगर आपने यहाँ पे सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका काट भी यहाँ पे ले जाएगा। अनअटेम्प्ट, कुछ लोग पूछते हैं सर अगर मैंने कोई अनअटेम्प्ट छोड़ दिया तो उसके लिए नंबर कटेगा क्या? नहीं, वहां पे ऐसा कोई सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है। अनअटेम्प्ट के लिए आपका 0 मार्क्स यहाँ पे कंसीडर करा जाता है, यानी कि सही किया तो 4 नंबर, गलत किया 1 तो आपका 1 नंबर सही वाले में से भी कट जाएगा। तो ये आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सर सिलेबस। किसी भी एग्जामिनेशन को जब आप देते हो तो आपको सबसे पहला जो फोकस अपना करना चाहिए सब्जेक्ट का, आपका टोटल जो सिलेबस है इसको आपको ब्रेक करना चाहिए पार्ट में। तो अगर यहाँ पे आप जाओगे आईसीआर की वेबसाइट पे आपको टोटल सिलेबस का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा, और सिलेबस को यहाँ पे यूनिट वाइज डिवाइड करके दिया गया है। ये आपका सिलेबस वो रहता है जो आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में पढ़ के रखा है। अब इस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं यूनिट वाइज।
तो यूनिट 1 में आपको यहां पे पढ़ना पड़ता है जनरल एग्रीकल्चर, यूनिट 2 में आपको पढ़ना पड़ता है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, इसके अलावा थर्ड यूनिट में आपको फील्ड क्रॉप्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, डिटेल में भी ब्रेक करूंगा क्या क्या है। इसके अलावा फोर्थ में आपको फील्ड बीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंध, फिफ्थ में आपको वाटर मैनेजमेंट, सिक्स्थ में आपका सॉइल साइंस का अलग अलग पार्ट जो है, फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर है, बेसिक सारी चीजें हैं। इसके अलावा सेवंथ में आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, आपका 8th यूनिट में प्रॉब्लमेटिक सॉइल और इंडिया की सॉइल, इनकी केमिस्ट्री के बारे में, और आपका 9th में जो रहेगा ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में आपको यूनिट वाइज इस तरीके से सिलेबस आपको दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर सब यूनिट वाइज हमको सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको, प्रिंसिपल्स एग्रोनॉमी के पढ़ने हैं, मेट्रोलॉजी के बारे में, इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट के बारे में, इसके अलावा वीड मैनेजमेंट के बारे में, इसके अलावा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में, और आपका मेजर फील्ड क्रॉप के बारे में, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है टोटल। अब इनको वन बाई वन करके हम ब्रेक करते हैं। यूनिट 1 में आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना रहेगा। जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे आपको दिया है, आप इस तरीके से इसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपका जनरल एग्रीकल्चर सिलेबस जो है यूनिट 1 में आपको जनरल एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, इकोनॉमी में कैसे एग्रीकल्चर अपना रोल प्ले करता है, ये सारी बातें पढ़नी है। और डिटेल में आपको क्रॉप के बारे में, लगने वाले रोग के बारे में, विटामिन डिफिशियंसी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बकायदा दिया है। इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। दूसरी जो हमारी यूनिट होती है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी में आपको कंप्लीट क्लाइमेट के बारे में, इसके अलावा इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जियोग्राफी के बारे में, ये सारी बातें आपको पढ़नी रहती है, ठीक है। तो वन बाई वन यहाँ पे ब्रेक करके मैंने दे दिया, इसको आप डाउनलोड करके देख लेना। यूनिट 3 में आता है आपका फील्ड क्रॉप के बारे में, चाहे खरीफ की क्रॉप हो चाहे रबी की क्रॉप है, ये सारी क्रॉप आपको इन डेप्थ में पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए सोर्स भी आपको मैं अगली वीडियोस में बता दूंगा कहां कहां से आप इस सिलेबस को कंप्लीट कवर यहाँ पे कर सकते हो। कंप्लीट आपको खरीफ और रबी क्रॉप यहाँ पे पढ़नी रहती है। फिर अगली यूनिट आती है यहाँ पे आपको वीड खरपतवार प्रबंध के बारे में पढ़ना है। खरपतवार का क्लासिफिकेशन कैसे है, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इसका किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे केमिकल कंट्रोल इसका करते हैं, बहुत सारी बातें, बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में पूरा आपको यहाँ पे वीड मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ना रहता है। अगली यूनिट आती है आपकी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोले तो कि इंडिया में जो ऐसे रीजन है जहां पे बारिश नहीं होती है तो वहां पे कृषि कैसे करी जा रही है, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेनी है। कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन सा प्लानिंग अपनाते हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर आता है सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम में बेसिकली किस तरीके से कौन कौन सी नई जो प्रक्रिया है एग्रीकल्चर में फॉलो करी जा रही है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, इसके अलावा आपका अल्टरनेट सिस्टम हो गए, फॉरेस्ट्री सिस्टम कौन कौन से हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम कौन कौन से हैं, आपका वाटरशेड, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट, इसके लिए रिकमेंडेशन क्या क्या है, कौन कौन से आपके कह सकते हैं, कैसे इसको हम कर सकते हैं, है ना। वाटरशेड मैनेजमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा आपको सॉइल का पोर्शन भी इसी में देखने को मिलता है। एग्रोनॉमी में आपको बेसिकली सॉइल वाला पोर्शन और एग्रोनॉमी वाला पोर्शन दोनों कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है। इसमें बेसिक्स आपको पहले क्लियर करने हैं सॉइल के प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में, इंडियन सॉइल के बारे में जानना है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। इसमें अगर अगली यूनिट देखें तो सॉइल फर्टिलिटी और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना पड़ता है कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन कैसे, फर्टिलाइजर को कैसे हम क्लासीफाई करेंगे, कौन कौन से फर्टिलाइजर हमारे पास होते हैं, वो सारी बातें आपको सिलेबस में बकायदा मेंशन है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा फिर आती है बात प्रॉब्लमेटिक सॉइल की, जो कि अगली यूनिट है। यहाँ पे सॉइल प्रॉब्लमेटिक है तो कौन कौन सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल आती है, सलाइन सॉइल है, अल्कलाइन सॉइल है, सलाइन अल्कलाइन सॉइल है, डिग्रेडेड सॉइल है, वाटरलॉग्ड सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, ये सभी जितनी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है वो सारी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ती है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और ये आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर पैटर्न को और सिलेबस को आपने अच्छे से ब्रेक कर लिया है ना, ये जो आपको यहाँ पे यूनिट वाइज दिया गया है इसको अगर आपने अच्छे से ब्रेक कर लिया और साथ ही साथ एग्जामिनेशन को आपने यहाँ पे सही समझ लिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक्यूरेसी का होता है। जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी रैंक आने के यहाँ पे चांस रहते हैं, ठीक है। और बाकायदा जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई इसको ध्यान से एक बार आप लोग समझ लेना क्या क्या आपके लिए पढ़ना है। सिलेबस को जरूर आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, एक जो भी आपकी टेबल है उसके सामने इस सिलेबस को लगा लो और जो भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया इसको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से आप कवर कर सकते हो, कहाँ कहाँ से आप कवर कर सकते हो, इसके लिए और बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू एवरीवन। किसी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ भी और आपको इस एग्जामिनेशन रिलेटेड पूछना है तो बिल्कुल आपको फ्री हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हो प्रश्न और हम आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी बेस्ट।